पुण्य श्लोक अहिल्या देवी जी को प्रणाम करता हूँ, जो हमारे 7/12 की निर्माता है। ये जो हमको किसानों के 7/12 जो मिलते हैं, वो खतावनी का जो संकल्प है, उसकी कल्पना है, परिकल्पना है, वो अहिल्या देवी जी की है। उनको मैं प्रणाम करता हूँ। इस मंच पर विराजमान हमारे महावीर भाई है, टिहरी बॉर्डर के लड़ाकू असरदार सरदार। अगर ये असरदार नहीं होते और हमारे किसानों के सरदार नहीं होते तो ना टिहरी बॉर्डर होता, ना 3 किसान कानून रद्द होते, ना किसानों की जमीन बचती, ना फसल बचती है, और नस्ल तो अभी लूटने वाली है आगे। यहाँ जो हमारे सबके पुरोधा है विजय भाऊ जवानदिया जी, जो हमको सिखाते किसान क्या है, किसान आंदोलन क्या है, उसको कैसे लड़ा जाता है, ये सिखाने वाले और निष्ठावान किसान, जिसको किसानी के सिवा और कुछ नहीं समझने में आता है, ऐसे विजय भाऊ जी। हमारे भाई अमिताभ पावड़े जी, जो इस देश और दुनिया के आवाज है, बुलंद आवाज है। किसानों का भी यूनो में जो रेजुलेशन आएगा, उस रेजुलेशन तैयार करने में जो महत्वपूर्ण योगदान है, वो इनका भी योगदान उसमें महत्वपूर्ण है। और उसमें वो अपनी जो बात रख के आए हैं कि लोकतंत्र कैसे बचेगा, कृषि कैसी बचेगी, किसान कैसे बचेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम उनके सम्मान में ताली बजाने की जरूरत है। यहाँ 24 घंटे और 365 दिन के आंदोलनकारी हमारे अवधेश भाई भी बैठे हुए हैं, उनके लिए भी मुझे लगता है ताली बजाना चाहिए, क्योंकि आंदोलन के पेंडॉल रात में खाली हो जाते, दिन में तो लोग दिखाई देते हैं, मगर रात में हमारा पेंडॉल में दिया जलाने वाले जो काम था, वो काम किया था अवधेश भाई ने। मैं उनको सम्मान करता हूँ, नमन करता हूँ। यहाँ इस सभा में जिन्होंने अरेंज किया वो सुरेश बोरकर जी है। उन्होंने याद रखा और याद रख के इसको सम्मानित करने का और उनको बुलाने का, इसको याद करने का काम किया। मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। यहाँ राजू भाऊ बोर्डे जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा संबोधन किया, ढंग से बताया कृषि। आपने बताया राष्ट्रपिता से राष्ट्र संत तक। अरे हमारा तो इतना पतन हो गया सर कि हम राष्ट्र नेता और राष्ट्रपिता की समानता करने लग गए हैं, और कौन से नारंगी बैल को, दौड़ डॉक्टर को हम राष्ट्रपिता कहने लग गए हैं। ये हमारा पतन है, क्योंकि हमारे इसमें तुकाराम महाराज भी संत थे और आसाराम भी संत है। हमारी जो गिरावट है वो कहाँ रुकेगी मुझे पता नहीं है। वो गिरावट के रोकने के लिए जब यात्रा करना चाहते, मेरा जो भी योगदान उस यात्रा में होगा, मैं प्रत्यक्ष रूप से यात्रा में भी सम्मिलित होने का आपको वचन देता हूं कि उसमें सम्मिलित होऊंगा मैं। इस यहाँ पर जो विराज अभी आए हुए हैं हमारे प्रमोद भाऊ टाले जी, जिन्होंने वो सारा का सारा मंच, सारा का सारा आंदोलन जगाते हुए रखा था। देशोन्नति का जब नहीं छपा, कुछ दिन नहीं छपा, तो जिस तरीके से आग बबूला हुए थे प्रकाश भाऊ कोहरे जी पर, और उन्होंने बताया था कि ऐसे कैसे नहीं छापोगे, आप किसान के मुखपत्र हो, आप किसानों की बात नहीं करोगे। इनके कहने पर वो पूरा का पूरा कॉलम रिजर्व हो गया था। प्रकाश भाऊ ने बोला था कि ये कुछ भी हो जाए, इसको रोज छपना चाहिए, और पूरा दिन, जितने दिन आंदोलन चला, पूरे दिन कुछ ना कुछ इनका छपते रहा, चाहे नए लोग आते रहे जाते रहे, वो भी छपते रहा। ऐसे हमारे प्रमोद भाऊ टाले जी संघर्षशील व्यक्ति है और झगड़ालू भी है। झगड़ा इस बात के लिए करते हैं वो कि सच के लिए झगड़ा करने वाला ऐसा आदमी बहुत विरले लोग होते हैं, उसमें से प्रमोद भाऊ टाले हमारे। यहाँ पर भगत जी, मेरे ख्याल से हाँ, अभी भगत जी ने बहुत सुंदर गाना गाया, बहुत शानदार। और जिसको हमारा राष्ट्र कवि होना चाहिए, उसका नाम अभी राष्ट्र कवि करके नहीं आया। जिसको हमने सम्मानित करना था, उसको अपमानित करने का ही हमने काम किया। अभी यहाँ के उप मुख्यमंत्री जाकर रशिया में उनका पुतले का अनावरण करके आए। महाराष्ट्र में उनको उनकी किताबें बांटने का और उनकी किताबों का प्रचार प्रसार करने का सद्बुद्धि नहीं मिली। ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसा आदमी जो जाके वहां सम्मान पाता है रशिया में, और वो अन्ना भाऊ साठे की याद उनको यहाँ आते नहीं आती है, क्योंकि उनके जो बाप है वो भी उधर जाके बुद्ध का नाम लेते, गांधी का नाम लेते, और यहाँ आने के बाद गोडसे का और नथु का नाम लेते हैं। ये इनकी फितरत है, तो उसमें हमें बहुत दुखी होने की बात नहीं है। यहाँ पर हमारे मंगेश भाऊ भी आए हुए थे, शायद चले गए हैं। आम आदमी पार्टी के भी लोग इसमें शामिल हुए हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के भी लोग शामिल हुए हैं।
सारी बिरादरी के लोग इसमें शामिल है, मैं उनको सबको नमन करता हूं। एक गांधी को एक ने सवाल पूछा था कि किसान और कामगार मतलब मजदूर, इसमें आप क्या फर्क कर सकते हो? तो उन्होंने बोला था कि एक जाती हुई सांस है और एक आती हुई सांस है, दोनों सांसों में मैं क्या अंतर करूं? किसान और मजदूर ये एक जाती हुई और आती हुई सांस है। और ये उन्होंने चंपारण में बोला था, जिस चंपारण को कृषि आंदोलन ही कहा जाएगा, किसानों का आंदोलन था। उस आंदोलन के लिए जब बोलने गए थे तो सबसे पहले वो किसान जो लड़ रहे थे वो 3 साल पहले से लड़ रहे थे, और 3 साल पहले से 1914 से वो आंदोलन शुरू था। किसानों का जो शोषण हो रहा था, किसानों का जबरदस्ती जहां उत्पीड़न किया जा रहा था, जबरदस्ती फसल बोने के उनके ऊपर जो कानून लगाए गए थे, या नहीं बोया तो उनको पीटा जा रहा था, उनके ऊपर 46 टैक्स लगे गए थे। और ये उन्होंने जब कांग्रेस के पास में दुखड़ा रोने के लिए आए तो लोकमान्य तिलक जी ने बोला था कि हम तो बड़े कामों में व्यस्त है, ये छोटे से काम के लिए हमारे पास समय नहीं है। जब वो मदन मोहन मालवीय जी के पास गए तो मदन मोहन मालवीय ने जी भी बोला कि बहुत बड़े काम पड़े हुए हैं, ये किसानों का छोटा सा आंदोलन ये क्या कर सकता है। मुझे लगता है गांधी को समझ में आया है कि छोटे लोग इस देश का परिवर्तन कर सकते हैं, और ये छोटे लोगों का आंदोलन ही गांधी को गांधी बना गया, गांधी को महात्मा बना गया। और ये ताकत खाली किसान जातियों में है, किसान प्रवृत्ति में है और किसान उद्योग में है। आपने बोला कि भारत कृषि प्रधान देश है, हम तो बचपन से सुनते आए हैं, मगर कृषि प्रधान अगर देश है तो इस देश के जूते कंपनी ने बनाए हुए एसी शोरूम में बिकते हैं और सब्जी फुटपाथ पर बिकती है। सब्जी तो पेट में जाती है, जूते पैर में जाते हैं, मगर हमको किसान को सम्मान नहीं देना, किसान उपज को भी सम्मान नहीं देना है। और ये हमारी मानसिकता बन गई है। धीरे धीरे हमारी मानसिकता कहां तक गई गई कि हम बीमारी खरीद सकते हैं, बीमारी पेट में डाल सकते हैं, मगर किसान को सम्मान अगर देना है तो उसकी कृषि उपज को सम्मान देने का सौभाग्य हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसको अगर कीमत दे दिया तो फिर हराम का पैसा हराम में खर्चा नहीं कर सकेंगे। जिन देशों में हमारे पेट के खर्चे पर 70% पैसा खर्चा होता है, वहां मजदूर और किसान बहुत संपन्न है। मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो आप करेक्ट कर सकते हो। हमारे देश में 20% भी खर्चा, अगर 50,000 रुपए पेमेंट होगा उसका, तो 10,000 से ज्यादा उसके खाने पर खर्चा नहीं होता, उसके पेट में खर्चा नहीं होता है। 40,000 रुपए खर्चा उसके स्किन पर करता है। वो एसी की गाड़ी चाहिए, घर में एसी चाहिए, ऊपर की सनस्क्रीन चाहिए, फलाना चाहिए, दिखाना चाहिए। ये चमड़ी पर खर्चा करने वाले दमड़ी की कीमत नहीं है ऐसे लोगों की जो 20 ग्राम का वजन नहीं तोल सकते। उनके पेन के सिवाय अगर पेन छीन लो, 20 ग्राम से पेन से हमारे हजारों टन की लूट हो गई। जितना भी शासन प्रशासन जो बैठा होगा, नेता अभिनेता जो बैठा होगा, उसकी हैसियत क्या है? कलेक्टर की कल नौकरी छूट जाए, मजदूरी भी नहीं कर सकेगा, कर सकेगा कुछ? मगर आप देखिए शासन कैसा है कि किसान को बोलते हैं कि तुझे अगर कृषि उपज में लाभ नहीं होता होगा, तेरा परिवार नहीं चलता होगा, तो तुम 2 मुर्गी पाल ले, 2 बकरियां पाल ले, 2 गाय पाल ले, 2 भैंस पाल ले। यही कानून कलेक्टर को क्यों नहीं कहा जाता है कि अगर तुझे इतने पेमेंट में ठीक नहीं हो रहा, तेरा परिवार नहीं चल रहा है, तो तेरा 4 एकड़ का बंगला है, उसमें 2-4 नौकर भी और तेरी बीवी तो खाली बैठी रहती है, वहां सब्जी उगा ले, 2 भैंस पाल ले, 2 गाय पाल ले। छोड़ो कलेक्टर की बात, चपरासी को भी सरकारी बोल सकते हैं कि हम उसको बोल सकते हैं कि तेरे को पेमेंट, उनके 11 पे कमीशन लागू हो चुके हैं उनको, हमारा एक स्वामीनाथन कमीशन लागू नहीं होता है। और उसके लिए जिम्मेवार हम हैं, क्योंकि हम नेता सिलेक्ट करते वक्त, हम जनप्रतिनिधि और सरकारें सिलेक्ट करते वक्त हम क्या करते हैं? तो हम जाति के नाम से वोट देते हैं, धर्म के नाम से वोट देते हैं, भाषा के नाम से वोट देते हैं, प्रांत के नाम से वोट देते, पौवे के नाम से वोट देते हैं, पैसे के नाम पे वोट देते हैं। हम किसान है कि नहीं है? अगर ईमानदारी से हम किसान हैं तो आम बोने से आम की फसल आएगी, इमली बोने से इमली की आएगी, गेहूं बोने से गेहूं आएगा,
चावल बोने से चावल आएगा, फसल बदलती है क्या? नेचर बेईमान नहीं है, खेत भी बेईमान नहीं है, आप भी बेईमान नहीं हो। मगर जब चुनाव आता है, चुनाव में आपका वोट ये सीड का काम करता है, बीज का काम करता है। वोट अगर आपने किसके लिए, धर्म के लिए दिया होगा तो वो धर्मवाद बढ़ाएगा, जाति के लिए दिया होगा तो जातिवाद बढ़ाएगा, पौवे के लिए दिया होगा तो पौवे के लिए वो पैसा इकट्ठा करेगा, पैसे के लिए दिया होगा तो करप्शन करके पैसा इकट्ठा करेगा। इतनी सीधी सी बात, सिंपल बात हमको 70 साल में समझ में नहीं आई। इसलिए हमारे यहां यम की सरकार बनी है दिल्ली में, यम मतलब मनी, और ईडी की सरकार बनी है महाराष्ट्र में। ईडी पता है आपको, एकनाथ देवेंद्र। मैं दूसरा ईडी नहीं बोल रहा हूं सर, आप हंस रहे हो, केस करवा दोगे क्या? एकनाथ देवेंद्र की बोल रहा हूं, यम की मतलब मोदी की बोल रहा हूं मैं, आप कुछ उल्टा मत समझ लेना। तो ये सरकारें बनती कैसी है? हर प्रदेश में सरकार गिराने के लिए इतना पैसा। केसीआर चिल्ला रहे थे कि हमारे एमएलए खरीदने के लिए इतना पैसा दिया गया। हेमंत सोरेन बोल रहा है कि भैया मुझे जेल में डाल दो, मगर ये बार बार की सुनवाई और बार बार के वारंट मेरे पीछे मत लाओ। ये पूरे देश में चल रहा है नाच, और हम अंधभक्त बने हुए देखते जा रहे हैं ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जिस कृषि कानून को हटाने के लिए हम भी 2-4 बार सिंधु बॉर्डर पे गए, टिहरी बॉर्डर पर गए, यहां भी जो चलता रहा यहां भी हम आते गए। मगर 1000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा भी प्रकाश पोरे जी और हमने 22 लोग थे। हम जब कोरोना में सेकंड इसमें सब लोग मरने के लिए मर रहे थे और हाहाकार चल रहा था देश में, उस वक्त हमने 1000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करके किसान आंदोलन के, किसान कानून के बारे में 157 गांवों में यात्रा की। 1000 किलोमीटर हम घूमते रहे 17 दिन। तो ये देखो, ये संघर्ष की भूमि है, ये विदर्भ की भूमि है, ये संपन्नता की भूमि थी, ये सोने की भूमि थी, आत्महत्या की भूमि बन गई है। विद्वानों की भूमि थी, विधवाओं की भूमि बन गई है। ये विद्वानों की भूमि, विधवाओं की भूमि कैसी बनी, इसके ऊपर चिंतन करने की जरूरत है कि नहीं है? और ये चिंतन कब करेंगे हम एक हमारे देशोन्नति में एक कॉलम आता है कि 47 में हमारा 1 क्विंटल, जब हम अपने गेहूं बताया, मैं आपको कॉटन बता देता हूं कि 1 क्विंटल कपास हम बेचते थे तो हम 36 ग्राम सोना खरीदते थे। 36 ग्राम 75 मध्ये 1 तोळा खरीदत होतो ना भाऊ। 275 रुपये क्विंटल कापूस झाला होता, तुम्हीच केला होता, आणि त्यावेळेस 170 रुपये तोळा सोनं होतं। आणि 47 मध्ये ज्या वेळेस होतं तर 36 ग्राम सोनं खरीदत होतो आम्ही। मी आकडे काढले म्हणून सांगतो भाऊ, तुमच्यापेक्षा विद्वान नाहीये मी, म्हणजे हे मान्य करतो की तुमच्यापेक्षा जास्ती माहिती नाही। हाँ, 75 में यह हालत थी कि हम 1 क्विंटल कपास बेचते थे और 18 ग्राम सोना हम खरीदते थे। आज हम 1 क्विंटल कपास बेचते हैं, 1 ग्राम सोना भी नहीं मिलता है, और हम कहते हैं कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है। अभी किसी नेता के नाम लेके उन्होंने उदाहरण दिए, नेता तो कई है, इन्होंने बोला है कि दारू पीने से आत्महत्या होती है, कर्जा निकालने से आत्महत्या होती है, कुएं के लिए कर्जा निकालते हैं और कैलेंडर यानी वो बच्ची की शादी करते इसलिए आत्महत्या होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि किंगफिशर एयरलाइंस के लिए कर्जा निकाला था विजय मल्ल्या ने, कैलेंडर में खर्चा कर दिया, कब आत्महत्या करने वाला है? कब सवाल पूछेंगे हम सवाल नहीं पूछते, हम अपने को कोसते रहते, हम अपने स्वयं को कोसते रहते। हम सवाल क्यों नहीं पूछते? हम इतने शोषक क्यों हैं? इतने शोषण करने वालों के विरोध में हमारी आवाज बुलंद क्यों नहीं होते? हमारे हाथ क्यों नहीं खड़े होते? कहीं ना कहीं हमारे डीएनए उसमें जिम्मेवार है, उस डीएनए को हम ठीक करना पड़ेगा। हमारे बाप दादा हमको कहते व्यवसाय करना तेरे बाप का धंधा है क्या? हम क्यों नहीं बच्चे को पढ़ाए? 1-2 बच्चे अगर है तो एक बच्चे को खेती करने दो, दूसरे को मार्केटिंग का स्किल सिखाओ। अपने यहाँ की उपज बेचने का कसब सिखाइए, उसको नहीं सिखाते हम बोलते ये अपना काम नहीं है। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले ये खेती किसानी छोड़ के, मालकियत का धंधा छोड़ के उत्तम खेती, मध्यम वान, कनिष्ठ नौकरी, भीख निदान, ये समझाने वाले लोगों ने हमको ये समझा दिया कि सरकारी नौकरी ये गुलामी है, और वो सरकारी नौकरी सारी छाती पे और सर पे बैठी हुई है। आज हमारे बाप दादाओं को उल्टा समझाने वाले कौन थे, उनको हम खोज नहीं सके।
आपका बेटा दिन भर गौरक्षा करता है और वही गाय रात भर आपके खेत को चरती है, तो बाप रात में चौकीदारी करता है उसी खेत की, तो आपके बाप के विरोध में बेटे को खड़ा करने वाली जमात कौन है, इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सके। ये हमारा दुर्भाग्य है कि नहीं है, इसको समझना पड़ेगा आपको। और आपको ये बता देता हूं कि आज अभी आने वाले 2024 के इलेक्शन में राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, 370 समाप्त हो गया। कितने लोगों ने प्लॉट ले लिए कश्मीर में? राम मंदिर में घंटा बजाने कितने लोग गए थे? क्योंकि पुजारी का तो काम मिलेगा नहीं, ट्रस्टी तो आपको बनाया नहीं, है ना। तो ये सारे जो मामले हैं, अभी समान नागरिक संहिता आने वाली है 2023 में, वो आएगी, राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा विधिवत। आप चिल्लाते रह जाओगे किसान 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 की समस्या है। ये क्यों होता है? उसका कारण है कि हमारा समाज में प्रबोधन कम है। इस देश में जो सशक्त आंदोलन खड़े हुए, जिनकी आज गली से लेकर दिल्ली तक सत्ता है, उन्होंने, आरएसएस ने कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया, कभी कहीं धरना प्रदर्शन नहीं दिया, कभी कोई गोली नहीं खाई। मेरा तो इतिहास पागलपन का है, हमारे पूरा परिवार खानदानी पागल है हम लोग। 1942 में जिस वक्त हजारों एकड़ जमीन हमारे पास में थी, उस वक्त मेरे 3 चाचा मारे गए अंग्रेजों के सामने लोहा लेते हुए। एक का पुतला है नागपुर के हॉस्पिटल के सामने, शहीद कृष्णराव काकड़े, वो पागल खानदान का वारिस हूं मैं। उसके बाद में थोड़ी अकल आ जाना चाहिए था हमको, नहीं आई अकल। हमारे दादा 10 साल एब्सकॉन्डिंग में रहे, फरारी में रहे, क्योंकि पूरा परिवार ही खोद डाला था, तो कैसे नहीं रहेंगे फरारी में? वो 10 साल फरारी में थे। जो पिताजी बग्गी में स्कूल जाते थे, वो अनाथ विद्यार्थी गृह में पढ़े, वहां से उन्होंने डॉक्टरी पास की और सीजीएचएस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में नौकरी प्राप्त कर ली। अब तो सुधर जाना चाहिए था, नहीं सुधरे। संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन के विरोध में खड़े हुए विदर्भ के पक्ष में जेल में रहे, 3 महीना सरकारी नौकरी गई, सुधर जाना चाहिए था हमको, नहीं सुधरे। नामांतरण आंदोलन में मेरा एक चचेरा भाई है किशोर बालकृष्ण काकड़े, वो 10 नंबर पुलिया कामठी रोड पर शहीद हो गया, उसका नाम भी वहां लिखा है, इतिहास में नाम है, वो भी वहां शहीद हो गया। अब तो सुधर जाना चाहिए था। मेरे ऊपर 15 स्टेट में किसानों की लड़ाई लड़ते हुए केसेस निर्माण हुई है, 125 केसेस थी मेरे ऊपर, अभी तो समाप्त होते के कगार पर है, 2-4 बची होगी। तो ये पागलपन का इतिहास है, इसलिए मैं ये सब बोलते रहता हूं, इस तरीके से बात करते रहता हूं। मैं वर्धा जिले का भी कांग्रेस का इंचार्ज रहा हूं, प्रभाताई राव से मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। मैं किसान कांग्रेस का ऑल इंडिया का इंचार्ज भी रहा हूं, मगर मुझे जब ध्यान में आया कि किसान का इतना बड़ा आंदोलन हो गया और कांग्रेस को किसान का अध्यक्ष बनाने की सूझ नहीं थी, मतलब आपको वोट चाहिए किसानों के, मगर किसानों की समस्याओं के लिए संघर्ष करने का, तो ऑर्नामेंटल आंदोलन लेते हो, दिखावे वाले आंदोलन लेते हो। जिस आंदोलन को भ्रष्टाचार के विरोध में बोला था, 10 दिन में वो आंदोलन बच्चे बच्चे के मुंह में पहुंचा दिया था आरएसएस और बीजेपी ने, मगर किसान आंदोलन दुर्भाग्य है लखीमपुर खीरी तक नहीं पहुंचा। ये हम कौन से आंदोलन हम चला रहे, किस तरीके के आंदोलन चला रहे? अगर हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं करते, सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और हमारे जैसी चाहिए वैसी सत्ता अगर हम नहीं ला सकते, तो तू है हमारी जिंदगी पर। आप सीना, धरती का सीना फाड़कर सोना पैदा कर सकते हो, मगर व्यवस्था की समझ आप में जब तक नहीं आएगी, व्यवस्था परिवर्तन आपके लिए ख्वाब रहेगा, सपना है आपके लिए व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था की समझ पहले कर लो। हमारे पास नेता आते हैं, गांव में भाषण देते, बड़े बड़े भाषण देते हैं, क्या बोलते हैं? आपके दाम दुगने कर देंगे। बोला कि नहीं बोला? सबने बोला कि नहीं बोला? वही नेता जब शहर के तरफ रुख मोड़ता है, बोलता हमने गेहूं के दाम बढ़ने नहीं दिया 5 साल में, चने के दाम बढ़ने नहीं दिया, चावल के दाम बढ़ने नहीं दिया, तेल के दाम बढ़ने नहीं दिया। शहर वाले भी ताली पीटते, गांव वाले भी ताली पीटते हैं। कब तक चलेगा ऐसा तमाशा? ये जनतंत्र का तमाशा बन गया है। ये जनतंत्र नहीं, प्रजातंत्र को मेरिटोक्रेसी में बदला गया और मेरिटोक्रेसी को एरिस्टोक्रेसी में बदला गया। इस देश का लोकतंत्र अब 5-10 हजार लोगों के कब्जे में चला गया है, उससे ज्यादा लोगों का अभी कुछ नहीं चलता है। इस देश की 70% प्रॉपर्टी, मात्र 67% प्रॉपर्टी मात्र 50-57 परिवारों के कब्जे में चली गई है। और हम बोलते हैं भूख में हमारा 107वां नंबर आ गया है। कितने भूखे हम हैं
और हमारा अनाज गोडाउन में सड़ता है, मगर लोगों को परचेस करने की क्रय शक्ति नहीं बची है। क्यों? 20 लाख करोड़ रुपए हमने बांटे, ऐसा बोलते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। 20 लाख करोड़ में से 13 लाख करोड़ रुपए मात्र उद्योगपतियों के जेबों में चले गए और बाकी सब भ्रष्टाचार में चले गए। हम खाली ताली पीटने का काम करते हैं, ये नहीं चलेगा। हर एक को संकल्प लेना पड़ेगा। कितने लोग हैं ये महत्वपूर्ण नहीं। गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, 11 लोग थे। आश्रम के लोगों को उन्होंने मना ही किया था कि आप हमारे साथ में ये भिड़ नहीं चाहिए, और जब लाठी खाने की बारी आई तो लाखों लोग थे। कितने लोग हम कमिटमेंट देते हैं, 1 घंटे का, 2 घंटे का, सप्ताह में 1 दिन का, 2 दिन का, कितना कमिटमेंट हम देते हैं कि आते हैं, हम सब लोग मिलते हैं। एक आदमी जब मरता है तो शमशान में खड़े हो जाते हैं, और शमशान में खड़े होकर ये कहते हैं कि बहुत अच्छा आदमी था, मर गया। जब तक इकट्ठा नहीं होते दोबारा, जब तक दूसरा नहीं मरता। दूसरा फिर मरता है तो फिर इकट्ठा होते हैं, अच्छा आदमी था, मर गया। और क्रिमिनल लोग रोज पान के गुत्ते पर, पान पटरी पर, दारू के अड्डे पर, दारूबंदी जिला है मगर सबसे ज्यादा दारू यही बिकती है, आप बुरा मत मानना। तो ऐसे जगह हम इकट्ठा होते हैं क्रिमिनल लोग, और देश को और दुनिया को लूटने का वहां षड्यंत्र बनाते हैं। जब तक चाणक्य ने एक बात कहा था, वो सच था चाणक्य या झूठ था, बात बहुत अच्छी है कि इस देश का हित होगा तो दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं, सज्जनों की निष्क्रियता से होगा। इस कड़ाव पर अब देश में यही बात हो गई है कि सज्जन इस देश में जो खुद को कहता है सज्जन, मगर वो दुर्जनों से ज्यादा दुर्जन है, क्योंकि वो चुप है, वो मौन है, डरा हुआ है। उस डरे हुए आदमी को एक ललकार एक कवि करता है, उस 4 लाइन के तहत मैं समाप्त करता हूं कि गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, गर जोश में तेरा होश रहा, जालिम का जमाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले तो सारा जमाना बदलेगा। जय हिंद, जय बलिराजा।